चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 की चैप्टर 1 सेट्स का मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होता है दोस्तों, जो हम लोगों ने अभी तक 1.1 से 1.6 तक जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे उन सभी कॉन्सेप्ट का इसमें यूजेस होगा, बस ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाएगा। जो एक्सरसाइज आप करते थे उनकी अगर कंपेरिजन किया जाए इस एक्सरसाइज से तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन ये आप कॉन्सेप्ट आपकी बिल्कुल क्लियर है। 1.1 एक्सरसाइज से 1.6 एक्सरसाइज तक अगर पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं नहीं प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जैसे जैसे अगर होते जाएगा उसको हम लोग कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। इसमें से आपको बताना है कि इसमें जो भी दिए गए फॉलोइंग सेट्स हैं ए बी सी डी, उसमें से बताना है कि कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है। ठीक है, तो आइए पहले इसमें देखते हैं कि ए क्या है। ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू आर एंड यक्स सैटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए इसमें क्या है, क्लियर नहीं है अभी कि ए के पास कौन से एलिमेंट है। तो क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो जो यक्स आएगा, यक्स की जो वैल्यू आएगी वही इससे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को सॉल्व करना है इक्वल टू 0। ये हम लोग क्लास 12 में सीखे थे क्या कि फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, और 12x स्क्वायर को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्लस इंटू प्लस करेंगे तो प्लस आ रहा है। इसका मतलब दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो माइनस 8x आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6x और ये 2x। ठीक, ये -6 ये -2 हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका यक्स माइनस 6 और यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ पर x माइनस 6 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। इसको मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया क्योंकि ये आपकी बीती हुई चीजें हैं, ये सब आपको आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमसे मतलब क्या है कि x इक्वल टू 6 आया है और x इक्वल टू क्या आया है 2। ठीक है, तो जो हमारा सेट A है वो हमको क्या मिल गया, 6 and 2 या 2 and 6। ठीक है, ये 2 and 6 हमारा आ गया सेट नंबर A। ठीक, अब बी सी डी जो है वो हमारा पहले से ही क्लियर है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है कि ए जो है, अब बताइए है कि ए किस किस का सबसेट है। ठीक, अब बात आती है सबसेट का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने पहले ही सीख रखा है। सबसेट का मतलब क्या है, जैसे ए इज सबसेट ऑफ बी लिखते हैं, इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज अवेलेबल इन बी, सो वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यदि ए का सभी एलिमेंट बी में है तो ए को कहेंगे बी का सबसेट है। ठीक है, यही चीज जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसी का मतलब इसमें यूज होगा। आइए देखा जाए इसमें, तो देखिए कि जो ए है 2 और 6, तो 2 और 6 जिस भी सेट में उपस्थित होगा, जिस भी सेट में प्रेजेंट होगा उसी का सबसेट हम बनाएंगे ए को। ठीक है, तो 2 6 देखें तो इसमें भी है 2 और इसमें भी है 6, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए मींस 2 and 6 इज अवेलेबल इन बी, सो वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, अब देखते हैं कि ए जो है किसी और भी सेट में है क्या। तो देखा जाए इसमें सी में है तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है, मतलब 2 6 अवेलेबल सी में भी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए इज आल्सो सबसेट ऑफ सी। ठीक है, सी का भी सबसेट है ये। अब आइए डी में चेक करें तो डी में सिर्फ 6 है, 2 नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि ए इज सबसेट ऑफ डी। ठीक है, तो ए दो सेट्स का सबसेट है बी एंड सी का। अब बी देखें किसका किसका है, तो बी देखें, बी का जितने भी एलिमेंट है वो जिस सेट में अवेलेबल होंगे तो उसी का हम कहेंगे बी सबसेट है। तो इसमें है 2 4 6 है, तो 2 4 6 किसमें है, ए में है क्या, ए में 2 6 सिर्फ है, 4 नहीं है, तो इसलिए ये सी का सबसेट नहीं, ए का सबसेट नहीं होगा। सी में देखें तो इसमें 2 भी है 4 भी है, 6 2 4 6 तीनों है इसमें, इसका मतलब ए के ऑल एलिमेंट सी में अवेलेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ सी, बी इज सबसेट ऑफ सी। ठीक, अब बी के डी में है क्या, इसमें सिर्फ 6 ही है, ना तो 2 है ना तो 4 है, इसलिए बी डी का सबसेट नहीं है। अब बी का क्लियर हो गया। अब सी में देखें तो सी में तो पूरे इवन नंबर हैं, ऑल टोटल इवन नंबर हैं, जो कि किसी में भी नहीं है, इसलिए सी किसी का सबसेट नहीं है। ठीक, डी में देखें तो डी में 6 है, तो डी ए में देखा जाए तो ए में 2 और 6, मतलब 6 इसमें अवेलेबल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी जो है ए का सबसेट है। हमको क्या मिला कि डी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब बी में भी है क्या 6, बी में भी 6 है, इसलिए हम कह सकते हैं डी सबसेट ऑफ बी। अब सी में भी है, हम कह सकते हैं डी सबसेट ऑफ सी। ठीक है,
इतने चीजें थी इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 1 को, जो हम लोगों ने देखा। इसमें बताना था कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर आइए चला जाए, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में करा है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से बताना है आपसे कौन सा स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, इस 6 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू है और कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। यदि दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे प्रूव करना है, और अगर फॉल्स है तो उसे एग्जांपल से बताइए कि कैसे फॉल्स है। ठीक है, यही हमको करना है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है। पहले तो ये देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल देना है, और ट्रू है तो उसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इसमें पहला स्टेटमेंट है इफ x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B। क्या ऐसा होगा क्या? तो मैं कह रहा हूं, ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, यदि x A से बिलोंग कर रहा है और A B से बिलोंग कर रहा है, तो x कभी भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेट बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर एलिमेंट बिलोंग कैसे करेगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने कहा जो पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, आइए देखना जाए कि कैसे फॉल्स है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ए कोई सेट है, लेट ए बी एनी सेट्स एंड एलिमेंट्स इन ए इज 2 and 3। ठीक है, मान लेता हूं मैं। फिर करा है जो ए है वो बी से बिलोंग कर रहा है, पूरा का पूरा सेट ही बी से बिलोंग कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं बी कोई ऐसा सेट है जो सेट का सेट्स है। मतलब इस सेट्स के अंदर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट आ गया, मान लीजिए ये हो गया 4 हो गया, 4 हो गया, इसमें इसके बाद इसमें आ गया 2 3 आ गया, फिर इसमें 6 आ गया, या ठीक है ऐसा कोई सेट्स है। ये भी एलिमेंट है, 2 3 भी एलिमेंट है, 6 भी एलिमेंट है। ठीक है, ये कोई बी हमने सेट ऐसे मान लिया, अपने आप से मानना है। ये एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें अपने आप से मानेंगे हम। ठीक है, तो बी हमने मान लिया 4 2 3 और 6 मान लिया। फिर करा ए बिलोंग्स टू बी, क्या इसमें है, इसमें हम चेक करेंगे ए मतलब क्या 2 3, और इसमें 2 3 जो है एक सेट से है, ये बिलोंग कर रहा है बी से। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिलोंग जब लिखा जाता है तो बिलोंग के पहले एलिमेंट लिखा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। बिलोंग के पहले एलिमेंट और सबसेट के पहले सेट लिखा जाता है। तो ये अगर बिलोंग कर रहा है ए, मतलब ए भले ही यहाँ पर सेट है, लेकिन इस बी के लिए जो ए है वो एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ भी एलिमेंट के अंदर आया है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 3 बिलोंग टू बी। इसका मतलब ए बिलोंग टू बी। हमने दोनों स्टेटमेंट कर दिया ट्रू। अब बताइए अगर यक्स बी से बिलोंग कर रहा होगा तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अन्यथा ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए क्या 2 जो है बिलोंग कर रहा है बी से, 2 जो एलिमेंट है बी में कहीं है नहीं, ये अलग चीज है। 2 इसमें कहीं नहीं है, इसमें 4 है और 6 ये ब्रैकेट 6 है, इसमें 2 कहीं नहीं है। तो हमने देखा क्या कि 2 डजंट नॉट बिलोंग टू या डजंट बिलोंग टू बी, या 3 डजंट बिलोंग टू बी, सो यक्स डजंट बिलोंग टू बी। हमारा आंसर क्या है, x doesn't belong to B, और इसमें क्या करा है x belongs to B। इसलिए जो दिया गया स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। एक बात और याद रखिएगा, जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं A belong to C, x belong to B, जिसको हम कह रहे हैं फॉल्स है, हो सकता है कोई ऐसा एग्जाम्पल बन जाए, हो सकता है कोई ऐसा हम एलिमेंट में जिसके वजह से ये ट्रू हो सकता है। कोई ऐसे एग्जाम्पल लेने से ट्रू हो सकता है, कई एग्जाम्पल लेने से। लेकिन अगर एक भी ऐसा एग्जाम्पल हमने दिखा दिया जिसके लिए ये दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, तो ये सबके लिए फॉल्स ही माना जाएगा, कभी ट्रू नहीं माना जाएगा। ट्रू का मतलब क्या है कि कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हो जो सबके लिए सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, इस कंडीशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंडीशन हो, जितने भी एग्जाम्पल बनते हो, अगर सबके लिए सेटिस्फाई करेगा तभी इसको ट्रू कहेंगे। एक भी इस कंडीशन में एक भी एग्जाम्पल अगर हमने ऐसा दिखा दिया जिसके वजह से ये फॉल्स कर रहा है स्टेटमेंट, तो फॉल्स हो जाएगा, कभी ट्रू नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे हम। ठीक है, तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है उस हिसाब से देखें तो हमने कहा ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये तो पहला स्टेटमेंट था। आइए अब देखा जाए स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। आइए अब देखा जाए सेकंड। सेकंड वाले में क्या है, इसमें कह रहा है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट ऑफ सी। ये बताना है आपको। ठीक है, ये तो थर्ड पॉइंट है हमने। सेकंड है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। क्या ऐसा सत्य हो सकता है? देखिए इसमें कह रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, और बी का जितना भी एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, ये याद रखेंगे आप। ये बिलोंग कर रहा है,
तो क्या ए भी बिलोंग करेगा सी से? ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, आइए देखा जाए कैसे। मान लीजिए कि ए कोई सबसेट ऐसा है, ए को हम मान लिया फिर से 2 3 मान लिया हमने, ठीक है, ए को हमने मान लिया 2 3 और बी को हमने मान लिया 2 3 और 4 मान लिया, ठीक है, और सी को हमने मान लिया को हमने मान लिया 8 मान लिया, 9 मान लिया, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट मान लिया 2,4, ये इसका ब्रैकेट है और एक टोटल होल का ब्रैकेट है, ठीक है। ये कोई सी एग्जांपल है, देखिए हमने ले लिया 3 सेट मान लिए कोई सेट। अब बताइए इस जितने भी स्टेटमेंट हैं 1 और 2 दोनों में इस एग्जांपल से फॉलो कराऊंगा, लेकिन जो थर्ड वाला है वो फॉलो नहीं करेगा, इसका मतलब यह फॉल्स हो जाएगा। एक भी स्टेटमेंट में अगर एक भी एग्जांपल हमने ऐसा दिखा दिया जिसकी वजह से स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज अवेलेबल इन बी, सो वी कैन से ए सबसेट ऑफ बी। आइए चेक किया जाए, 2 3 इसमें है ए में, तो 2 3 इसमें भी होना चाहिए, इसमें है भी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी। इतना तो सही था, ठीक है। अब अगर बी बिलोंग्स टू सी, मतलब ये 2 3 4 जो हैं वो पूरे के पूरे इसमें होने चाहिए, हैं क्या, हैं भी 2 3 4, मतलब कि बी बिलोंग्स टू सी भी सही है। अब कराए ए बिलोंग्स टू सी, मतलब ए में क्या है 2,3, 2,3 का मतलब है ब्रैकेट में 2,3 बिलोंग करना चाहिए सी से। क्या ऐसा है कहीं इसमें कि 2,3 बिलोंग कर रहा है सी से? इसमें 8 बिलोंग कर रहा है सी से, 9 बिलोंग कर रहा है सी से, और ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट पूरा है 2 3 4, पूरा ब्रैकेट बिलोंग कर रहा है सी से, बट अलग से 2 3 बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसमें। देखिए ये अंतर है, समझिएगा इसको। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये बिलोंग कर रहा है सी से, लेकिन 2 3 कहीं इसमें अलग से कहा जाए बिलोंग कर रहा है तो अलग से बिलोंग नहीं करता। जब इसमें कहीं ऐसा आता 2 3 केवल एक ब्रैकेट में आता तो हम कहते हैं कि बिलोंग कर रहा है सी से। इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि 2 3 जो ब्रैकेट है वो डजंट बिलोंग टू सी, मींस यक्स जो है इसमें ए माना है हमने, जो ए डजंट बिलोंग टू सी, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमने कह दिया सेकेंड नंबर भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। आइए अब देखा जाए स्टेटमेंट 3, पहले इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो गया। आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट 3। थर्ड में क्या है, इसमें करा है इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी देन ए सबसेट ऑफ सी। क्या ऐसा सही है? अब एक एक चेक किया जाए। एक रहे ए सबसेट ऑफ बी, इट मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज अवेलेबल इन बी, या ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन बी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब ए बी में है, अब इसमें करा बी सबसेट ऑफ सी, मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ बी इज अवेलेबल इन सी, फिर करा देन ए सबसेट ऑफ सी। देखिए ये बिल्कुल सही है। इसमें अगर बिलोंग करने की बात कर देता तो हो सकता था पास हो जाता, लेकिन यहाँ भी सबसेट ही कहा है, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट सी में, तो हम कह सकते हैं ए के भी तो सी में गए। जब बी का पूरा पूरा चला गया और बी के अंदर ही ये समाहित था तो हम कहेंगे कि ये इसमें भी चला गया, ठीक है। कैसे देखा जाए, ठीक है, देखिए थर्ड नंबर तेरा ए सबसेट ऑफ बी। अब इसको हम प्रूफ करना है कैसे, अलजेब्रिक रूल से। अलजेब्रिक रूल मतलब क्या, जो भी हम लोगों ने सीखा था इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में कि बिलोंग करके सेट बिल्डर फॉर्म में एक कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने ना। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको अभी रिवीजन करेंगे हम। जो कोई क्वेश्चन में ऐसा है कि जिसमें जरूरत आएगा, जिन क्वेश्चन में जिस स्टेटमेंट की जरूरत आएगी उसको हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ए सबसेट ऑफ बी में हम लोगों ने एक बात सीखा था, अगर ए सबसेट ऑफ बी लिखा है तो हम यहाँ लिखेंगे इफ एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, यदि यक्स कोई ऐसा है कि ए से बिलोंग कर रहा है। ए का यक्स को क्या मानेंगे हम कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे ए इक्वल टू 2 3 4, अगर इतने एलिमेंट हैं तो यक्स को हम क्या मानेंगे 2 3 4, किसी को भी यक्स समझेंगे हम, मतलब सबको मान लेंगे ये यक्स है। 2 3 4 को हमने मान लिया क्या यक्स, ठीक है। 2 3 ए को यक्स नहीं माना हमने, सबको मान लिया कि यक्स है। 2 3 4 ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने मान लिया यक्स। लेट यक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, सो इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे दिखाएंगे, यक्स
मतलब x मतलब क्या, फॉर ऑल x, मतलब ऑल द एलिमेंट को हमने x मान लिया, सच दैट x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। मतलब क्या है कि x जितने भी एलिमेंट A से बिलोंग कर रहे थे वो अगर B से भी बिलोंग करेंगे तो हम कहेंगे A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक, अब इसका मतलब निकल गया x का A से, x बिलोंग टू A तो x बिलोंग टू B। अगर A सबसेट ऑफ B है तो इसका मतलब यदि x A से बिलोंग कर रहा है तो x B से भी बिलोंग करेगा, A सबसेट ऑफ B। अब इसमें करा है B सबसेट ऑफ C। अब B सबसेट ऑफ C का मतलब क्या है कि x बिलोंग टू B तो x C से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ये C से भी बिलोंग करेगा। अब यहां देखिए x A से भी बिलोंग कर रहा है और x C से भी बिलोंग कर रहा है। यदि all the elements of A is available in A and all the elements of A is available in C, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट थे उसको हमने x माना था और वो C में भी है, तो यहां से हम कह सकते हैं सो A is a subset of C। A is subset of C क्यों कहा, क्योंकि A के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उसको हमने x माना था और वही सारे एलिमेंट जो है C से भी बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमने कह सकते हैं कि A is subset of C। ठीक है, ये था इसका अलजेब्रिक रूल जो कि हम लोगों ने पहले क्लासेस में सीखा था, या अभी पिछले चैप्टर में सीखा था कैसे थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं या कैसे x बिलोंग करते थे। ठीक है, ये था थर्ड थ्योरम। इसलिए हमने पाया कि ये सबसेट ऑफ C है, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर ट्रू। ठीक, आइए फोर्थ देखते हैं, इसको आप नोट कीजिए। हो गया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या है, इफ A is not a subset of B and B is not a subset of C then A is not subset of C। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है तो A C का सबसेट नहीं ही होगा। हो सकता है, इसमें कोई ये कंफर्म नहीं है कि अगर ये B का सबसेट नहीं है और B C का नहीं है तो A C का होगा ही नहीं। देखिए हमने क्या कहा कि अगर कोई स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहेंगे तो किस आधार पर कहेंगे, हो सकता है जिसको फॉल्स कर रहे हैं किस स्टेटमेंट के लिए हो सकता है सही हो, लेकिन सब के लिए सही नहीं होगा। अगर एक भी ऐसा एग्जांपल हमने दिखा दिया जिसके लिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको ट्रू नहीं कहेंगे। ट्रू कहने का मतलब हो कि सबके लिए सही हो। ठीक है, इसका मतलब अगर एक भी एग्जांपल ऐसा हमने दिखा दिया कि जिसमें ए सी का सबसेट हो जाए, ये क्या हो जाए, सी का सबसेट प्रूफ कर दिया हमने, तो कहेंगे कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट 4 है वो फॉल्स है। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जांपल हम बना लेंगे। अगर ऐसा बना लिए तो इसका मतलब फॉल्स है, अगर नहीं बना पाए इसका मतलब ट्रू है। आइए बन जाएगा ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो हमने मान लिया ए को क्या हो गया, ए हो गया 2 3 4, ये 2 3 मान लीजिए, जैसे सब मान रहे हैं उसी से मानने चलिए। बी को हमने मान लिया क्या कि 3 4 5। अब देखिए सी को हमने माना क्या 2 3 4 मान लिया हमने। ठीक है, अब इससे दिखाइए क्या, इसमें हम प्रूफ करेंगे कि ये फॉल्स है। देखिए इसे कहा है ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। आइए देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में है क्या, तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। चलिए हमने इसको भी कंडीशन कर दिया सही है, इसके लिए ये सही है, इसके लिए भी देखिए बी इज सबसेट ऑफ सी, इसको भी हम करें ट्रू है। इस स्टेटमेंट ये दोनों जो दे रहे, जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एग्जांपल हम मान रहे हैं तो जो एग्जांपल हम मानेंगे उसमें जो पहले के 2 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं उस एग्जांपल से मैच होने चाहिए, थर्ड वाला नहीं मैच होना चाहिए। अगर कोई एग्जांपल मान रहे हैं, अगर ये दोनों को हमको दिखाना चाहिए, दोनों सही होंगे तभी तो इसको दिखाना है कि गलत है। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल हमको मानना है जिसमें ये दोनों सही होने चाहिए। लास्ट वाले पर डिपेंड करता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये तो सही है जो हमने एग्जाम्पल माना है। और बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, 4 है, 5 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। मतलब कि हम जो दोनों स्टेटमेंट है वो हमारा एग्जाम्पल में फॉलो कर रहा है। इसलिए हमने कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एग्जाम्पल है वो सही है कि नहीं है। ऐसे कोई एग्जाम्पल मान करके हम इसको गलत दिखा दें तो ऐसा नहीं होगा। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो हमारे एग्जाम्पल में फॉलो करना चाहिए। जो शुरू के 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, इफ वाला जो दिया रहता है, इफ वाला हमारे एग्जाम्पल से मिलना चाहिए। जो बाद में देन आता है उस पर डिपेंड करता है
कि रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, अब आइए देखें डी क्या है, इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब 2 and 3 belongs to C. So we can say that A is a subset of C. क्यों? क्योंकि all the element of A is available in C. So we can say that A is a subset of C. इसलिए A subset of C है, और इसमें कहा था कि A is not a subset of C, और हमने क्या दिखाया कि A is a subset of C। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है, मतलब 4 वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, आइए इसको नोट कीजिए, फिर आइए आगे चला जाए। हो गया नोट, आइए फिर पे देखा जाए। ठीक है, 4 में क्या कर रहा है, 4 हो गया, फिर तुम देखा जाए इफ x बिलोंग टू A एंड A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B देन x बिलोंग टू B। ये देखिए कैसे है, x बिलोंग टू A, मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको अगर हम मान लें x, और फिर A B का सबसेट नहीं है, A B का सबसेट नहीं का मतलब क्या है, A के जितने भी एलिमेंट थे वो B में नहीं है। अब A इज सबसेट ऑफ B का मतलब क्या है, हो सकता था कि सभी एलिमेंट मिल रहा हो, एक भी एलिमेंट ना मिल रहा, एक ना एलिमेंट ना मिल रहा हो, मतलब हो सकता है एक एलिमेंट ना मिले तब भी कहेंगे ये सबसेट भी नहीं है। फिर कराए x बिलोंग टू B, मतलब x A के जितने भी एलिमेंट थे वो सभी के सभी B से नहीं मैच कर रहे हैं, कुछ मैच कर रहे हैं लेकिन पूरे मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होना चाहिए कि x बिलोंग टू A है और A डजंट बिलोंग, A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, A B का सबसेट नहीं है, मतलब A के सभी एलिमेंट B में नहीं है, तो x B से कैसे बिलोंग हो जाएगा, x B से बिलोंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे, आइए देखा जाए। जैसे मैं मान लेता हूं A के अंदर क्या है 2 3, ठीक, अब B कोई सेट है जिसके अंदर है 3 4 5 है। अब हम कहेंगे इसमें A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये वाला A इज नॉट सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि 2 3 जो है, 2 3 जो है वो इसमें नहीं है, 2 है, 2 नहीं है 3 है, लेकिन 2 ना होने की वजह से ये जो A है वो B का सबसेट नहीं है। एक बात होगी। दूसरी कि x बिलोंग टू B, मतलब जैसे 2 इसमें बिलोंग कर रहा था, 2 बिलोंग टू A, चलिए मैंने मान लिया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया। फिर ये वाला ट्रू है कि नहीं, लेकिन 2 जो है वो B से बिलोंग नहीं कर रहा है, 2 डजंट बिलोंग टू B, सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब x डजंट बिलोंग टू B हमारा आ गया, इसलिए हम कहेंगे जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फिर तो कहेंगे हम फॉल्स। ठीक है, ये भी नोट कीजिए। फिर आगे देखा जाए 6 स्टेटमेंट। 6 में क्या कर रहा है, सिक्स जो स्टेटमेंट है वो है इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड जस्ट डजंट बिलोंग टू B देन x डजंट बिलोंग टू A। बिल्कुल सही बात कर रहा है। यदि A B का सबसेट है, ठीक है, A B का सबसेट है, इसका मतलब क्या, A B का सबसेट है, अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला था, लेट x बिलोंग टू A, देन इट मीन्स अगर A के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जैसे मान लिया हमने 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, इन सभी को हमने क्या मान लिया, x, और x यदि A से बिलोंग कर रहा है, मतलब जो भी एलिमेंट है x A से बिलोंग कर रहे हैं, और यही पूरे के पूरे एलिमेंट B में भी है, तभी तो सबसेट हुआ ना। इसका मतलब जो x था, मतलब जो भी B एलिमेंट है वो B के अंदर भी आएंगे, B से भी बिलोंग करेंगे, यही A सबसेट ऑफ B का मतलब होता है। फिर इसने कहा यदि x डजंट बिलोंग टू B, इस मींस अगर इफ x डजंट बिलोंग टू B देन, मतलब यदि B के अंदर जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट अगर नहीं है तो x के अंदर भी नहीं होंगे, ये बात हमेशा सही है। ठीक है, इट मीन जैसे मान ले, इसको मान लेता हूं A, अगर A स्मॉल a कैपिटल A से बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल a कैपिटल B से भी बिलोंग करेगा, और अगर x कैपिटल B से बिलोंग नहीं कर रहा है तो स्मॉल x कैपिटल A से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जो A से बिलोंग कर रहा है वो B से भी करेगा, और जो, ठीक है, जो A से कर रहा है वो B से करेगा ही करेगा, और जो B से नहीं कर रहा है वो तो कभी भी A से नहीं करेगा।
ठीक है, जो बी के अंदर नहीं है वो ए के अंदर क्या होगा, क्योंकि ए भी तो बी में समाहित है, जो ए है वो बी में समाहित है, और यक्स अगर बी में नहीं है तो ए में आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ए में आने का कोई चांस ही नहीं है। मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, हो सकता था आपको ओवर जाने लगे। जैसे मैं बोलूं क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी के अंदर समाहित है और यक्स बी में ही नहीं है तो ए में क्या आएगा। लेकिन अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, एक बात और बोलूं, लेकिन अगर ऐसा होता कि यक्स बिलोंग टू ए, जैसे यहां दिया होता यक्स बिलोंग टू ए देन यक्स बिलोंग टू बी, अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाता तब भी ये सही था। लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि यक्स बिलोंग टू बी देन यक्स बिलोंग टू ए होता क्या, देखिए कट तो नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर यक्स बी से बिलोंग करता, हो सकता था कि यक्स से बिलोंग ना करे, ए से बिलोंग ना करे। ठीक है, ए से बिलोंग करेगा तो बी से किसी भी हालत में बिलोंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है। लेकिन अगर यक्स बी से बिलोंग कर रहा है तो हो सकता था ए से बिलोंग करे और नहीं भी करे। कैसे, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, आपने समझ लिया ना ट्रू कैसे होगा, क्योंकि अगर यक्स बी से बिलोंग नहीं करेगा तो ए से भी नहीं करेगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। इट मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज अवेलेबल इन बी। अगर वो बी में ही नहीं है तो ए में कैसे आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूं। जैसे मैंने इसमें ये कहा इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड यक्स बिलोंग टू बी देन यक्स बिलोंग टू ए, इसको हम करेंगे फॉल्स है। कैसे, हो सकता था कि यक्स बी से बिलोंग कर रहा है, हो सकता था कि ए से बिलोंग करे, हो सकता है ना भी करे, पूरी कंडीशन नहीं है कि करेगा ही करेगा। जब करेगा ही करेगा आए तभी तो उसको हम ट्रू करते हैं। यदि कोई भी सस्पेंस एग्जांपल ऐसे आ जाते हैं जो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, जो इसको फॉलो नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे ए बी के अंदर है, ए को मैं मान लिया 2 3, ए को मैं मान लिया 2, 3, अब बी को मैं मान लिया, बी को कुछ भी मान सकता हूं, 2 3 इसके अंदर आ गए, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। इसके अतिरिक्त इसके एक्स्ट्रा भी कई एलिमेंट हो सकते हैं इसके अंदर, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। चलिए अब हम कह रहे हैं यक्स को मैं मान लिया 6 को मैं कर रहा हूं बी। अब यक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूं, 6 रख रहा हूं, इस जगह 6 रख रहा हूं, 6 बिलोंग टू बी, तो क्या देन 6 बिलोंग टू ए है क्या, ए नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसका सबसेट है। मतलब इसके दोनों एलिमेंट इसमें आ गए, इसका मतलब सबसेट का मतलब बस यहीं तक है, एक एलिमेंट बी में है बस। अब बी के कितने भी एलिमेंट है ये हमको कंफर्म नहीं पता, इसलिए अगर ऐसा स्टेटमेंट आता तो इसको भी हम फॉल्स करते। लेकिन अगर यक्स बी में ही नहीं है, मतलब 6 बी में भी नहीं है, तो ए में कहा जाएगा। इसका मतलब ये था, ये सही है बट ये फॉल्स है। ठीक है, इतनी क्लियर। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। अभी और बताएंगे तो हो सकता है, अगर आप देखिए, अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसका 2 रीजन हो सकता है। या तो आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, इसके पहले जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे थे उसमें आप नहीं थे। ठीक है, यही एक रीजन हो सकता है। अगर आप हमारी पूरी वीडियोस देखे होंगे पिछली वाली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको जो मैंने बताया वो कंफ्यूज नहीं होंगे दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि आप लोड लेने के लायक हो गए होंगे अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो। अब नहीं देखी है भाई तो आप पहले से जाकर देख सकते हैं उसको, मेरे वीडियोस अपलोडेड है। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी बातें समझ में आएगी जो मैंने एक्स्ट्रा चीज बताई। आप नहीं देखे तो आपकी प्रॉब्लम। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है लेट ए बी सी बी सच सेट्स such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C। आपको एक क्वेश्चन जो ऊपर लिखा गया है यही है कि let A B C be any sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिखा गया है, अब इसमें प्रूफ करना है B इक्वल टू C। डियर फ्रेंड्स, इसके जो पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने सीखा था कि कोई 2 सेट इक्वल है, उन दोनों सेट का इक्वल का मतलब क्या होता है या किस कंडीशन में 2 सेट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली हमारी वीडियोस अगर देखी होगी तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं मान के चलता हूं, हो सकता है आप न देखे हो या देखे भी हो तो फिर से रिमाइंड करा देता हूं। मैंने क्या कहा था, इफ
A is subset of B and B is subset of C, ठीक है। If A is subset of B and B is subset of C, ये तभी होगा, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो। ये B is subset of C में, B is subset of A। If A is subset of B and B is subset of A, ये तभी होगा if and only if, डबल एफ है इसमें, इफ एंड ओनली इफ को कहते हैं इफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। ये नोट पॉइंट में हमने आप लोगों को बताया था, यदि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो फिर से रिमाइंड कर लीजिए। ये फार्मूला है, अगर कभी भी हमको टू सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है कि ए बी के इक्वल है, तो हमको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी में है और बी सी में, बी ए में है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट ए में। ऐसा हो सकता है क्या? ये पूरा का पूरा बी में हो और बी पूरा का पूरा ए में हो, ये तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे, नहीं तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें ए बी में हो और बी ए में हो, ठीक है। इसको साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो इफ एंड ओनली इफ, या इफ का साइन होता है ये डबल साइड एरो, ए इक्वल टू बी, मतलब यदि a इक्वल टू बी है तो उसके जगह हम इसको लिख सकते हैं या इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे बताने का मतलब यह है, अगर इस सेट्स में हमको, इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूफ करना है कि b इक्वल टू सी है, तो b इक्वल टू सी प्रूफ करने के लिए हमको प्रूफ करना पड़ेगा क्या? ये प्रूफ करना पड़ेगा कि b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b। अगर ये प्रूफ कर दिए हम कि ये b c में है और c b में है, तो इसका मतलब यही निकल कर आएगा कि b इज इक्वल टू सी। मतलब ये अगर हमको प्रूफ करना है तो हमको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा। यदि दोनों प्रूफ हो गए तो जाहिर सी मतलब है दोनों का इक्वल निकल आएगा कि b इक्वल टू सी, ठीक। मेरे कहने का मतलब ये b इक्वल टू सी का मतलब क्या है, दोनों का डायग्राम कैसे बनता है, रिमाइंड कराऊं मैं। देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये कोई है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कोई एक सेट है ए, इसका सबसेट, ठीक है, ये ए है। अगर ए पूरा का पूरा बी के अंदर जाएगा तो हो सकता है कंडीशन ऐसा बन जाए, ए पूरा का पूरा बी के अंदर है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ये ए को हम ब्लू से लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर ए हमने ब्लू से माना, ब्लैक को हमने इससे माना है। यदि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ये हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बी सबसेट ऑफ ए, एक ही क्वेश्चन में हो कि बी भी ए का ही सबसेट हो, तो मजबूरन हमको ये ब्रेक वाली लाइन यहां से हटा करके अब इसके अंदर भी नहीं लिख सकते, तब भी उल्टा हो जाएगा। क्या करेंगे, इसी के ऊपर चलाएंगे हम फिर से बी को, एकदम बिल्कुल इसी के ऊपर, तब इसका मतलब निकलेगा कि ए बी के अंदर है, बी ए का अंदर है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब एक ही वेन डायग्राम, एक ही सर्कल ए भी है और एक ही सर्कल क्या है, बी है, ठीक है। जैसे मैं ए का एग्जांपल मानूं, अगर ए के अंदर है 2 3 4 है, तो यही सारे एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, 2 3 और 4 में, तभी तो इसका मतलब निकलेगा कि ए इज अवेलेबल इन बी, 2 3 4 इसमें भी है, एंड बी इज अवेलेबल इन ए, 2 3 4 इसमें भी है। इट मींस ए इज इक्वल टू बी। मेरे कहने का मतलब यही है। अगर इसको हमको प्रूफ करना है कि b इक्वल टू सी प्रूफ करना है, तो हमको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b। अब b इज सबसेट ऑफ c और c इज सबसेट ऑफ b, इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमको इन दोनों स्टेटमेंटों की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्यों दिया गया है, ये इसलिए दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं कि हमको जहां कहीं भी इन दोनों को प्रूफ करने में जरूरत पड़ेगी, हम इन सभी का यूज करेंगे, ठीक है। आइए तो यूज किया जाए, ठीक है। अब हमने ये बता रखा है आपको कि b सबसेट ऑफ c का मतलब क्या है, यदि x बिलोंग टू b, इट मींस x बिलोंग टू c भी होना चाहिए, क्योंकि ये इस सबसेट का मतलब है। और इस सबसेट का मतलब क्या निकलेगा, x बिलोंग टू c, तो इससे निकलना चाहिए कि x बिलोंग टू b, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए, तब तो ये हमारा होगा। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। हमने सीखा क्या, मेरे बताने का मतलब यही था कि अगर दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो हमको पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, ठीक। आइए अब प्रूफ किया जाए। इतनी चीजें थी आपके लिए एक्स्ट्रा। ठीक है, अब मेरा मकसद क्या है कि बी सबसेट ऑफ सी प्रूफ करना।
ये जो मैंने ट्रिक बताया था, इसको आप वीडियो को प्ले फिर से बैक करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम कहेंगे इसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। ये रिवीजन के काम आता है, ये सब भूलता है और यही सब याद है तो कुछ भी चीजें भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में जरूर लिख लीजिएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ये सभी चीजें जो भी मैं बताया इसको आप नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक। आइए अब देखा जाए, इसमें हमको प्रूफ करना है कि बी सबसेट ऑफ सी। हमको प्रूफ क्या करना है, पहले हम ये जान लें, टू प्रूफ बी सबसेट ऑफ टू सी, मतलब यही हमको रिजल्ट लाना है। अब रिजल्ट लाने के लिए बी सबसेट ऑफ सी का मतलब क्या है कि हमको दिखाना पड़ेगा कि x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू सी, इसी से रिजल्ट निकल करके आना चाहिए सी। तो क्या करेंगे, पहले हमको x को मानना पड़ेगा कि x b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमको पहले मानेंगे हम, लेट x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू बी, ठीक है। यदि x b से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये निकलना चाहिए कि x जो है, अब देखिए b का मतलब क्या है, अगर कोई एलिमेंट b में है तो वो a यूनियन b में भी होगा ही होगा, तो वो a यूनियन b में होगा, क्योंकि यूनियन में b टोटल का पूरा आ गया है। अगर x b में है तो a यूनियन b में भी रहेगा, कोई एलिमेंट कटते नहीं है। एक एग्जांपल से दिखाऊं, जैसे मान लीजिए a कोई है 2 3 है, ठीक है, और b है हमारा 4 and 5। अगर हम करें 5 बिलोंग या 4 और 5 को अगर हम x मान लें, मतलब 4 5 b से बिलोंग कर रहे हैं, तो a यूनियन b जब निकालेंगे तो इसमें 2 3 तो रहेंगे और 4 5 और आ जाएंगे। इसका मतलब 4 5 अगर b से बिलोंग कर रहे हैं तो 4 और 5 a यूनियन b से भी बिलोंग करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, इसलिए यदि x बिलोंग टू b देन x इज आल्सो बिलोंग टू a यूनियन b, ठीक। अब x बिलोंग टू a यूनियन b का मतलब क्या है, a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c। तो हम क्या करेंगे, a यूनियन b की जगह लिख लेंगे a यूनियन c। व्हाई, बिकॉज a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन c, ठीक है, बोथ आर इक्वल, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा। अब a यूनियन c का मतलब क्या होता है, जैसे हमने जब अब फिर से कांसेप्ट पुराना चलते हैं, जो हम लोगों ने a यूनियन b सीखा था, तो a यूनियन b को हमने नोट पॉइंट में आपको एक चीज दिया था, क्या याद करिए आप, A यूनियन B इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट फॉर ऑल x, A यूनियन B में जो भी x आएंगे, मतलब A यूनियन B में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं 2 3 4 5, इन सभी को मैंने मान लिया क्या x, ये सभी एलिमेंट x हैं। अगर x हैं तो x क्या क्या होने चाहिए, x बिलोंग टू A, ये जो सभी एलिमेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 5 या तो A से बिलोंग करें और x बिलोंग टू B। उन सभी, जैसे A यूनियन B जिन भी एलिमेंट से मिलकर के बना है, वो एलिमेंट कहां से आए थे, या तो वो A से बिलोंग कर रहे थे या तो वो B से बिलोंग कर रहे थे। R आया ना, R मतलब या तो A में हो या तो B में हो, सबको टोटल लिख लेना है। तो हमने मान लिया क्या कि ये 2 3 4 5 पूरे x हैं और पूरा का पूरा x क्या है, या तो वो A से बिलोंग कर रहा है या तो B से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, मतलब दोनों से मिलकर के बना होगा या दोनों से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक। उसी एलिमेंट को हमने लिखा कि ये पूरे एलिमेंट है या तो A में था या तो B में था। एंड नहीं लिखा हमने, यहां पर अगर एंड लिख दिया होता हमने कि मतलब पूरा का पूरा x A से भी बिलोंग कर रहा है एंड B से भी बिलोंग कर रहा है, तो एंड का मतलब ये निकल जाता कि दोनों से बिलोंग कर रहा होता, तभी इसको लिखते हम। लेकिन यहाँ पर एंड नहीं लिखा हमने, आर लिखा। आर क्यों लिखा, क्योंकि या तो वो A में हो या तो B में हो, जरूर नहीं है कि वो एक ही एलिमेंट में, एक ही सेट में हो, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा आर, ठीक है। तो A यूनियन B का मतलब होता है x सच दैट x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, ये होता है A यूनियन B का मतलब। जैसे यहाँ पर x बिलोंग टू A यूनियन C कर रहा है, इसका मतलब निकलना चाहिए, मींस इसका मतलब निकलना चाहिए कि x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू C, या तो ये A में हो या तो वो C में हो, इसका मतलब ये निकलेगा, ठीक है। अब कंडीशन आ गई यहाँ पर, अब दो कंडीशन आ गए कि x A से बिलोंग कर रहा है कि x C से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को अलग रख लेता हूं। एक बार मान के चलता हूं कि x जो है वो A में होगा, एक बार फिर से अलग से मानूंगा, हो सकता है x C में हो, तो दोनों कंडीशन पर देखेंगे, ठीक है। तो पहले कंडीशन x पे देखते हैं कि मान लीजिए कि x A से बिलोंग कर रहा है। अगर x A से बिलोंग करता, और हमने क्या कहा था, पहले देखा था x B से बिलोंग कर रहा था, अब क्या आएगा, x A से बिलोंग कर रहा है, मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो A के अंदर भी हैं। इसका मतलब ये है कि x जो था वो A से भी बिलोंग कर रहा था
और बी से भी बिलोंग कर रहा था, ठीक है। मतलब यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वही ए के अंदर भी है और वही ए इंटरसेक्शन बी के अंदर भी उतने एलिमेंट है, इसलिए यक्स बिलोंग टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब बात आती है अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी, दोनों दिया है, गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर फिर लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या निकलेगा, फिर से देखिए। अभी हमने कहा था कि ए यूनियन बी का मतलब निकलता है एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब निकलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब निकलेगा कि ऐसे एलिमेंट जो फॉर ऑल एक्स, जैसे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आएंगे उनको मैं मान लिया यक्स, तो वो सभी एलिमेंट यक्स बिलोंग टू ए, वो ए से बिलोंग करने चाहिए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब वो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में हो तभी वो आएंगे इंटरसेक्शन बी में। अब इसमें आर वाली बात नहीं रह गई, इसमें दोनों में होंगे, यक्स ए में भी हो और यक्स बी में भी हो तभी उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन बी। और यहां पर कह रहा है कि यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि यक्स जो है वो ए में भी है और यक्स जो है सी में भी है, ठीक है। यहाँ कट तो नहीं रहा सर, यहाँ कट तो नहीं रहा है, यहाँ ठीक है। यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स बिलोंग टू सी, मतलब रिजल्ट निकल कर क्या आ गया, यक्स बिलोंग टू सी आया, मतलब यक्स बी से भी बिलोंग कर रहा था, पूरा का पूरा यक्स सी से भी निकल कर आ गया। इसका मतलब क्या निकला कि जो बी है वो सी में है, मतलब बी सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब यही निकला, इट मींस बी सबसेट ऑफ सी, ये निकल कर आ गया हमारा, क्यों, क्योंकि यक्स बी से बिलोंग कर रहा था और यही यक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, सबसेट का नहीं, तो इसका मतलब ये आ गया कि यक्स जो बी जो है वो सी का सबसेट है, ठीक है, ये सी है, ठीक, बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है। हमने एक हमारा एक चीज प्रूफ हो गया कि बी सबसेट ऑफ सी, और अगर हम ये भी प्रूफ कर लें कि सी इज सबसेट ऑफ बी, तो हमारा एक प्रूफ हो जाएगा बी इक्वल टू सी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, ये एक पार्ट है। ऐसे ही अब हम प्रूफ करेंगे कि सी इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। एक मिनट, अभी देखिए, एक मिनट यहां पे और रोकेंगे आपको। देखिए यहां पर अभी हमने एक कंडीशन पर विचार किया था, अभी हमने एक्स बिलोंग टू ए माना था सिर्फ, अभी तो ये छूट गया ना कि एक्स बिलोंग टू सी। अगर एक्स बिलोंग टू सी हो गया, व्हेन एक्स बिलोंग टू सी, तो ये डायरेक्ट आ गया हमारा कि अगर एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट यहां भी ये बात आ जाएगी कि बी इज सबसेट ऑफ सी, यहां भी डायरेक्ट निकल कर आ गया कि बी सबसेट ऑफ सी। मतलब इन दोनों कंडीशन पर विचार करें, चाहे ए पर करें तब भी बी इज सबसेट ऑफ सी आएगा, चाहे सी से बिलोंग करें तब भी बी इज सबसेट ऑफ सी निकल कर आया। मतलब हमारा एक इक्वेशन आ गया क्या कि बी इज सबसेट ऑफ सी। दूसरा इक्वेशन आएगा कि सी इज सबसेट ऑफ बी, कैसे आएगा। देखो जिसको प्रूफ करना होता है ना, हम उसको यक्स या तो वाई मानते हैं। जैसे हमको बी को प्रूफ करना था तो मान लिया कि यक्स बिलोंग टू बी। अब जैसे हमको सी लेना है, अब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव सी इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ बी। अब हमको सी को लेना है, सी को मानना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं सी के अंदर कोई एलिमेंट ऐसे हैं जिसको मैं मान लिया, जितने भी एलिमेंट है सी के अंदर उसको हमने मान लिया वाई, ठीक है। मैं मान लिया लेट y बिलोंग टू सी, y को मैं मान लिया सी से जो है y बिलोंग करता है। अगर y b से भी बिलोंग कर दिया तो हम कहेंगे कि ये जो तो प्रूफ करने के लिए है वो सही है, मतलब सी सबसेट ऑफ बी तभी होगा जब y b से भी बिलोंग कर ले, ठीक है। अब आइए प्रूफ करते हैं। अगर हमने स्टेटमेंट बनाते बनाते ऐसा प्रूफ कर लिया कि y बिलोंग टू b, तो निकल कर आ जाएगा कि सी सबसेट ऑफ b, ठीक। अब आइए चलते हैं आगे, y बिलोंग टू सी है, जैसे इसको किए थे ऐसे सेम ऐसे करते चले जाएंगे। y बिलोंग टू सी, इसका मतलब क्या है, y बिलोंग टू ए यूनियन सी, यूनियन के अंदर भी सी है, अभी जैसे हमने यहां बनाया था ए यूनियन बी। अब ए यूनियन सी का मतलब क्या आया है, अगर ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी है, तो ये ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक। अब फिर यहां पर दो कंडीशन आ जाएंगे, क्या कि y बिलोंग टू ए और y बिलोंग टू बी। फिर से दो कंडीशन आ गई, तो ए से बिलोंग करेगा तो बी से बिलोंग करेगा, तो यूनियन का मतलब ये होता है। अब फिर इसमें दो कंडीशन बनेंगे, पहले मैं मान लिया कि व्हेन y बिलोंग टू ए, जब y ए से बिलोंग करेगा तब क्या होगा,
वाई सी से भी बिलोंग कर रहा है, वाई ए से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वाई बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन सी, मतलब दोनों से बिलोंग कर रहा है। और ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, मतलब y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, इसके जगह इसको लिख लिया। अब फिर इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि y बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी। लास्ट में आगे लगी y ए से भी बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। अगर y b से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब निकल कर ये आ गया y c से बिलोंग करे और y b से बिलोंग करे, इसका मतलब c जे सबसेट ऑफ b। यहां भी निकल कर आ गया। तो दूसरा कंडीशन पर विचार करें कि व्हेन y बिलोंग टू b आ गया, तो डायरेक्ट यहां तो आ गया कि ये c से बिलोंग कर रहा था y, और y b से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो c है वो b में है, c जे सबसेट ऑफ b। तो दोनों कंडीशन से हमारा क्या निकला, c जे सबसेट ऑफ b। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, b जे सबसेट ऑफ c, और इक्वेशन सेकंड क्या है, c जे सबसेट ऑफ b। सो वी कैन से दैट, यहां पर लिख लेंगे हम। सो अब नीचे लिखता है, हमारे पास जगह नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड b इक्वल टू c। b इक्वल टू c क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा थ्योरम है, अगर b सबसेट ऑफ c एंड c जे सबसेट ऑफ b, सो b इक्वल टू c। ये तभी सत्य होगा अगर दोनों सबसेट हैं, कि जब दोनों इक्वल होंगे तभी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमने देखा। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो आगे का क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।